हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यूनिस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4। तो हमारा चल रहा था सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप सब इसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। तो हमारा है सिलेबस सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, आपको दिख भी रहा होगा। और हमारी चल रही यूनिट नंबर 4। तो यह जो यूनिट नंबर 4 है, यह भी क्या है, हम लोग एक ही शॉर्ट में कवर करेंगे जैसे हम अपना यूनिट नंबर 3 कवर किए थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। और हम यूनिट नंबर 4 भी एक ही शॉर्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, नोट्स जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किया हूँ उसमें कुछ टॉपिक या छोटे छोटे पॉइंट मैं वहां पे नहीं मेंशन किया हूँ, ठीक। लेकिन इस जब मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में भी जो पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं इसमें अभी समझा दूंगा आपको। ओके, तो अब देखो क्या है, नंबर 4 में साइंस ऑफ जेनेटिक्स आपको पढ़ना है। ट्रांसजेनिक एंड जीनोम एनालिसिस, सेल साइकिल एनालिसिस, मिटोसिस एंड मियोसिस, सेलुलर एक्टिविटीज एंड चेक पॉइंट, इतनी आपको यूनिट टॉपिक पढ़नी है। तो यूनिट तो छोटी है लेकिन कंटेंट कह सकते हो तो बहुत ज्यादा है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि नंबर 4 हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी पहली पॉइंट ही स्टार्ट करेंगे, साइंस ऑफ जेनेटिक्स। तो ये आप मतलब मेन हेडिंग सुन के ही पता लग गया होगा आप सभी को कि साइंस ऑफ जेनेटिक्स हमें क्या पढ़ना है। जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकता, ठीक है। तो अनुवांशिकी या अनुवांशिकता की हम लोग आज पूरा उसकी साइंस पढ़ेंगे, उसकी पूरा विज्ञान पढ़ेंगे, उसके पीछे का राज क्या है, ये कैसे आया, इसके जनक या मतलब ये फाउंडर कौन है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे, ठीक। अब देखो क्या है जेनेटिक्स, क्या है जेनेटिक्स मीन्स वही होता है, जैसे कि सभी लोग नहीं बोलते हैं कि इनका जो ये मान लो ये कोई पेरेंट है, अब इनके पेरेंट का जो इनका हुआ बच्चा या लड़का, तो इन्हीं की तरह हो गया। तो इनकी जो क्वालिटी है इनके पेरेंट, इनके मतलब चाइल्ड में आ चुकी है, पेरेंट से इनके चाइल्ड में आ चुकी है। तो सभी लोग बोलते हैं कि इनके जैसे पिताजी जैसे इनके थे तो वैसे ये लड़का भी होगा, ठीक है। मान लो पिताजी का चेहरा जो गोल मटोल था तो लड़के का भी गोल मटोल हो गया। तो इनका जो करेक्टर हुआ, और क्या कुछ मान लो इनके पिताजी ईमानदार हैं तो लड़का भी ईमानदार हुआ, कुछ करेक्टर क्या है उनके पिताजी का उनके लड़के में गया है, ठीक है। तो यही सब हमें जेनेटिक्स में पढ़ना होता है। जैसे कि देखो पेरेंट्स जो हेरिडिटी करेक्टर होते हैं जब ऑफ स्प्रिंग में आ जाते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। सीधी से लैंग्वेज में यही जानो कि पेरेंट्स के हेरिडिटी करेक्टर जब ऑफ स्प्रिंग में आ जाते हैं, मतलब उनके चाइल्ड में आ जाते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखो क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पे लिखा गया ना कि जेनेटिक्स में हम लोग क्या है, हेरिडिटी की स्टडी करेंगे, जीन्स की स्टडी करेंगे, एंड वेरिएशन मतलब विभिन्नता। अब देखो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि सेम तो क्वालिटी तो चाइल्ड में आती नहीं है, तो देखो कुछ क्या है क्वालिटी छूट जाती है ना, तो वो क्या है वेरिएशन हमें इन्हीं में पढ़ना होता है। इन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स फोकस ऑन। अब देखो अगर देखा जाए सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये जो जेनेटिक्स होती है वो फोकस किस पे करती है, जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका क्या है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। अब देखो जीन वेरिएशन एंड म्यूटेशन, जीन वेरिएशन और म्यूटेशन को भी फोकस करती है। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन पे भी फोकस करती है। इनहेरिटेंस पैटर्न पर भी ये फोकस करती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। ग्रेगर मेंडल इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर कभी पूछ लिया तो आप किन्हें बोलोगे, ग्रेगर मेंडल को ही बोलोगे आप, किसका, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे मतलब ग्रेगर मेंडल, सबसे पहले ये मटर के पौधे से ही स्टार्टिंग किए जेनेटिक्स को ये मतलब फाउंड करना, ठीक, खोजना, ये मटर के पौधे से ही स्टार्ट किए। तो आप ये क्लास 10th और 12th में जरूर पढ़े रहे होंगे कि मटर के पौधे वाला कैसे एक्टिविटी होती है। तो वहां मैं कुछ ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा उसको लेकर, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हमारे सिलेबस में हमें उसे पढ़ना है। अब देखो ये अगर देखा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये जुलाई 20 मतलब 20 जुलाई को 1822 में इनका बॉर्न मतलब इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स से ग्रेगर मेंडल थे उनका जन्म कब हुआ, 20 जुलाई 1822 में। अब देखो द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी बाय ए सेल इज कॉल्ड जीनोम। अब देखो जो सेल के द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं जीनोम। ए सेल जीनोम इंक्लूड इट्स क्रोमोसोम एंड प्लास्टिक। अब देखो एक सेल के जीनोम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे क्रोमोसोम और प्लाज्मिड इंक्लूड होते हैं। अब देखो क्रोमोसोम भी अभी मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है, प्लाज्मिड अभी आगे मैं डिटेल में आपको सब चीज बता दूंगा। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। अब देखो क्रोमोसोम में सभी को पता होगा कि डीएनए उनमें रहते हैं। दिस इज कैरिंग हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए। 10 क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। इसी प्रकार क्या है कि क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स का कैरियर भी बोलते हैं। अब देखो जीन्स क्या है, जीन्स आर डीएनए सेगमेंट। अगर देखा जाए
तो जीन्स या एक डीएनए का सेगमेंट है। डीएनए इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो क्या है, डीएनए एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जो कि किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, मोनोमर यूनिट की हेल्प लेके बनता है। इज न्यूक्लियोटाइड यूनिट कंटेन नाइट्रोजनस बेस एंड डीऑक्सीराइबोज। अब देखो जो एक मतलब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है वो अपने साथ नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज उनके साथ प्रेजेंट होता है हमेशा से, ठीक है। अब देखो सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्विस्टेड इन पेयर्स फॉर्मिंग ए डबल हेलिक्स। अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल्स का वो आप सभी ने स्ट्रक्चर जब देखो कि डबल हेलिक्स में रहते हैं और एक दूसरे के ये ऐसे ट्विस्टेड होते हैं ना, तो यही लिखा गया है इसमें। मोस्ट ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म आर एसोसिएटेड विद ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक मैसेज ऑफ जीन इनटू ए स्पेसिफिक प्रोटीन। आप देखो कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म की हेल्प से ऐसा होता है कि कुछ जो जेनेटिक मैसेज होते हैं वह जीन से ट्रांसफर होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन तक। ए जीन कोड्स फॉर ए एमआरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच देन फॉर्म्स ए प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन की सिंथेसिस आप सभी इससे पहले जरूर पढ़े होंगे, तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं चेकआउट किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप, क्योंकि अगर आपका पहला डाउट क्लियर रहेगा तो आगे का डाउट इजी वे में क्लियर होता चला जाएगा। तो वहां हमें क्या है, आरएनए से हमारा बन रहा था प्रोटीन, तो यही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा गया है। ओके, अब हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो क्या है, सभी को पता होगा कि क्रोमोसोम जो है वो हमारे सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्रोमोसोम, सबसे देखो ये हमारी बॉडी होती है, बॉडी में आपका प्रेजेंट होता है सेल, ठीक है। सेल के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और हमें यही क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर पूरा स्टडी उस पर डीप में ही करना है इसी क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम में हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए, डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन, और यही ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जानते ना कि कैरेक्टर या हम लोग ट्रेड पढ़ रहे थे, तो यही ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए यही जीन ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखा जाए तो क्रोमोसोम को सबसे पहले नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया था। कौन दिया था, वाल्डेयर। ऊपर मैं लिखा हूं कि वाल्डेयर सबसे पहले नाम दिए थे क्रोमोसोम का। अब ये देखो क्रोमोसोम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखा जाए कि हमारे सेल में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह हमारा होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स। अब देखो जो क्रोमोसोम होता है एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल इधर उधर मतलब कैरी करने का काम करता है, जैसे कि लिविंग सेल के न्यूक्लियस में। अब हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि हमारी मेन ही हेडिंग है कि स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह को आपको दिखेगा। अब देखो इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में ये होता है, यहाँ पे क्या है, सघन क्रोमैटिन होते हैं। सघन मतलब क्या है, बहुत कम होंगे, जैसे कि क्रोमैटिन इज लेस कम्पैक्ट, ठीक है, यहाँ पे कम रहेंगे। अब देखो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सभी को पता है। पेलिकल क्या होता है, ये थिन लेयर आर मेम्ब्रेन। ये देख रहे हो ना कि ये जो वाली मेम्ब्रेन गई है ये थिन लेयर या मेम्ब्रेन होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और देखो मैट्रिक्स किसे हम बोलते हैं, तो ये जो अंदर का पार्ट है जो इसको क्या है पूरा स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क या ऑर्गेनाइजेशन इसका शो करवा रहा है, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इट इज ए स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस फिगर को जो सपोर्ट या मतलब किया है पूरा, उसे हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। अब देखो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करता है। जो हमारा स्पिंडल यहाँ पे प्रेजेंट है वो सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करता है। और जो यहाँ पे सेंट्रोसोम है, यह भी क्या हमारे सेल का ही ऑर्गेनल्स है जो कि सेल डिवीजन में ही हेल्प करता है। और ये जो सैटेलाइट है वो हमारे क्रोमोसोम के एंड पे लगे होते हैं, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे है, दोनों मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए। ओके, अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन और केमिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका हम लोग देखते हैं, द मेजर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम आर डीएनए, आरएनए अब एंड प्रोटीन। ये तो सभी को पता होगा कि मेजर केमिकल कंपोनेंट क्रोमोसोम के हमारे डीएनए है, आरएनए है और न्यूक्लिक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है। अब देखो आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन मतलब जैसे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये भी आ सकते हैं। देयर इज एन एडिशन। अब देखो जब हम कुछ मतलब उसमें कुछ जोड़ना रहता है तो उसमें कैल्शियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है बाइंडिंग सेक्शन पर किसी भी क्रोमोसोम को साथ में जोड़ने के लिए। मींस क्या, देयर इज एन एडिशन कैल्शियम व्हिच इज सीन्स टू बी एसोसिएटेड विद डीएनए। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन बाइंडिंग सेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स टुगेदर। जब दो क्रोमोसोम्स आपस में जोड़ते हैं तो वहां पे कैल्शियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन्हें साथ साथ जोड़ने के लिए। अब हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का, तो देखो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इसमें जो मेन केमिकल कंपोजिशन हमारी यही सब है, न्यूक्लिक एसिड है। आगे मैं अभी प्रोटीन वगैरह सब पढ़ाऊंगा तो यही सब इसमें प्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड आर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। ये सभी को पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स होता है दैट कॉन्टेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। जो उसके साथ क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन वो अपने साथ लिए रहता है। यूज इन डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसका यूज कहाँ पे होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डेवलपमेंट
डेवलपमेंट में और फंक्शन में। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड सभी को पता हो गया कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे आगे का कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखो एक एक कह सकते हो एक एक यूनिट जब अमाइनो एसिड जुड़ती है तो हमारी प्रोटीन बनती है, जो कि वेरियस सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे बॉडी में। अब इसका फंक्शन अगर हम बात करें तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं हमारे सेल्स में या बॉडी के अंदर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करते हैं, सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी है हेल्प करते हैं हमारे जो ये प्रोटीन होते हैं। ओके, अब हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड आल्सो परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शन। न्यूक्लियोटाइड आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखो न्यूक्लिक एसिड में ही आपको दिखेगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का, कौन, हमारा न्यूक्लियोटाइड। आल्सो परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शन, यह भी क्या है, अलग अलग सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। These function include acting as structural components for some B complex vitamin, मतलब बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन, coenzyme involving the energy reaction of cell and control the metabolic reaction। इतना हमारा फंक्शन होता है जो ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो और भी अपने अकॉर्डिंग आप फंक्शन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ लिखा हूँ वही आप लिखो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेयर वन ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन्स। अब देखो क्या है, जब मल्टीपल जीन्स के हेल्प से डिटरमाइन किया जाए कि वहां पे एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं तो उन्हें बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मीन्स क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। यह भी देखो क्या है, एक तरफ का इनहेरिटेंस ही है। वेयर वन ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे क्या है, एक ट्रेट या और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम डिटरमाइन करते हैं मल्टीपल जीन्स की हेल्प से तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब डोमिनेंस क्या होता है, ये सब 2 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है ये सब इन जेनेटिक्स। अब देखा जाए जेनेटिक्स में तो डोमिनेंस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलल्स। अब देखो क्या है, जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एलल्स। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं उन्हें भी हम बोल सकते हैं डोमिनेंस। A dominant allele will be expressed if an individual has 1 or 2 copies of the allele। अब देखो या तो क्या है, सिंगल भी कॉपी आप कर सकते हो या तो एक से अधिक भी कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट एलेल। अब देखो क्या है, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वह है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस जैसे होमो मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे जब क्रोमोसोम सेम होंगे मतलब एक्स क्रोमोसोम होंगे तो उन्हें हम होमोजाइगस बोलेंगे, और जब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होंगे एक्स वाई होंगे तो उन्हें हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ये तो केवल ओवरव्यू है, बाकी थ्योरेटिकल आप लोग देख लो क्या है। होमो मीन्स सेम एंड जाइगस रेफर्स टू हैविंग जाइगोट। अब देखो क्या है, होमो मीन्स सेम होता है, जाइगोट ये जाइगस मतलब होता है जाइगोट। ठीक है, ए स्पेशल काइंड। इट कैन इलेबोरेट बाय सेइंग दैट व्हेन बोथ एलेल्स प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जब दोनों एलेल्स जब होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक जीन के लिए प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होमोजाइगस। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा हेट्रोजाइगस आता है। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ हेट्रोजाइगस है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जाइगस मीन्स होगा जाइगोट्स of a specific kind, so it can elaborate by saying that when both the alleles present on the homologous chromosome। इसमें जो दोनों एलल्स हैं जब हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम में मतलब अलग अलग जीन के लिए प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस और होमोलॉगस आप सभी को पता हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है म्यूटेशन का। ओके, तो म्यूटेशन सभी को पता होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। ए म्यूटेशन इज ए चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब देखो किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, ठीक है, डीएनए की सीक्वेंसिंग में जब कोई चेंजिंग आती है तो उन्हें हम बोलते हैं सीधा सीधा म्यूटेशन। किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में जब कोई चेंजिंग आ जाए तो उन्हें हम बोल देते हैं म्यूटेशन। दिस चेंज कैन अकर इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। जब यह चेंज जो हो रहा है जब वह सिंगल न्यूक्लियोटाइड में हो रहा है तो उन्हें हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और इन ए लार्जर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जब डीएनए के लार्जर सेगमेंट में चेंजिंग होते हो तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब हम बात करें टाइप ऑफ म्यूटेशन की, तो ये मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन हो गया, न्यूट्रल म्यूटेशन हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, डिलीटेशन म्यूटेशन हो गया। तो एक को हम डीप में देखेंगे। जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ए पॉइंट म्यूटेशन इज ए टाइप ऑफ म्यूटेशन वेयर ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। अब देखो डीएनए सीक्वेंस में से केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जब चेंज हो तो उन्हें हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है, A neutral mutation is a type of mutation that has no significant effect on the organism fitness
फिटनेस और फंक्शन। जैसे कि न्यूट्रल म्यूटेशन ऐसा होता है कि जब कोई चेंजिंग हो या ना हो, अगर हो भी रही है तो उस ऑर्गेनिज्म पे उसके फिटनेस या फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इन्हें बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये न्यूट्रल ही होते हैं। अब देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ए टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट अकर्स व्हेन वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस। अब देखो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड हम लोग इंसर्ट करते हैं या तो निकालते या तो उसमें से रिमूव करते हैं, ठीक है। अल्टरिंग द रीडिंग फ्रेम द जेनेटिक कोड। उसके बाद जब हम एक उसमें इन करते हैं या तो आउट करते हैं, तो जेनेटिक कोड में जब कोई भी चेंजिंग आ जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और जाहिर सी बात है जब आप कोई भी निकाल दोगे या तो एंट्री कर दोगे नए की, तो उसमें चेंजिंग आ ही जाएगी, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो डिलीटेशन म्यूटेशन क्या होता है। ए डिलीटेशन म्यूटेशन इज टाइप ऑफ म्यूटेशन वेयर वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में जब हम एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डिलीटेशन म्यूटेशन। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसजेनिक जीनोम एनालिसिस। तो ट्रांसजेनिक जीनोम एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि ये ट्रांसजेनिक क्या होता है। ट्रांसजेनिक मतलब वर्ड से पता चल जाना चाहिए कि जेनेटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जेनेटिक्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो क्या होता है, ये है होते हैं हमारे सेल। अब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, और जीन्स के अंदर हमारा होता है डीएनए। और यही जीन्स और डीएनए होते हैं ट्रेड्स को इधर उधर करने में, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड्स या हेरिडिटी को चेंज करने में हमारे जीन्स ही होते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमें ट्रांसजेनिक में पढ़ना है, तो ट्रांसजेनिक में हमें यही पढ़ना है कि हमें जब कोई मतलब एक जीन्स हमारे पास है, जब वह जीन्स हम दूसरे प्लांट या एनिमल को ट्रांसफर करके उसमें नया कैरेक्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। जैसे मान लो ये कोई छोटा सा चावल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये कोई लंबा चावल है और ये कोई छोटे चावल है, ठीक है। और जो लंबा चावल है उसमें क्या है, पानी ज्यादा लग रहा है, ठीक, जैसे इसको उगाने के लिए पानी ज्यादा लग रहा है और इसको पानी कम लग रहा है, तो हम सोचेंगे कम पानी वाले को क्यों ना आगे लाएं। तो क्या है, दोनों में क्या है, इसका जो जीन्स है और इसका जीन्स है, दोनों को निकाल के एक जब हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा यही मिलेगा कि पानी कम लगेगा और चावल भी लंबा होगा। तो यही हमारा होता है ट्रांसजेनिक्स, ठीक। तो आई होप कि सभी को ट्रांसजेनिक समझ में आया होगा। बट अब आप थ्योरेटिकल देख लो कि थ्योरेटिकल में ट्रांसजेनिक क्या होता है। ट्रांसजेनिक रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर ऑर्गेनिज्म। सीधा सीधा क्या है, यही डिफिनेशन है कि जब हम लोग डीएनए मटेरियल, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए को जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। अब देखो क्या है, अब अगर आप लोग मतलब देसी वर्ड से अगर परिचय होंगे तो एक होता है घोड़ा हमारा होता है, एक होता है खच्चर। अब देखो घोड़ा क्या करता है, तेजी से दौड़ लेता है, और जो हमारा खच्चर होता है वह भार ढोने में हेल्प करता है। अब लेकिन ऐसा होता है कि हमें ऐसा चाहिए कि हमारा वो बोझा भी अच्छे से ढो सके और तेजी से दौड़ भी सके। तो क्या है, हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे ऐसा हाइब्रिड क्रॉस करवाए कि एक ही में क्या है, मतलब ये जो अब जो हमारा थर्ड सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब एक घोड़े थे एक खच्चर थे ना, तो ये घोड़े वाली प्रॉपर्टी जब हम खच्चर में लेके चले जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं तो ये हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, नाउ रिजल्टिंग इज एन ऑर्गेनिज्म दैट एक्सप्रेस ए न्यू ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो जब डीएनए का जो डीएनए मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो न्यू ट्रेट भी आ जाता है, उस ऑर्गेनिज्म में न्यू ट्रेट्स तो आ ही जाएगा, तो उन्हीं को हम बोल देते हैं ट्रांसजेनिक्स सीधा सीधा। अब इसकी हिस्ट्री की हम बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसजेनिक्स इमर्ज्ड इन द 1970 एंड 1980 विद द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। अब अगर देखा जाए तो ये लगभग 1970-80 में डेवलप किया गया। अब देखो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के हेल्प से डेवलप किया गया, ठीक है। द थ्योरी बिहाइंड ट्रांसजेनिक्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। अब देखो अगर यह देखा जाए तो जब ये मतलब डेवलप किया गया तो इसमें जो फॉरेन डीएनए थे उसको हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंट्रोड्यूस करवा दिए, तब जाके हमारी वहीं से इंजीनियरिंग टेक्निक क्या है स्टार्टअप हो गई। अब हम देखते हैं इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसजेनिक्स का जनरल प्रिंसिपल भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो इसका जनरल प्रिंसिपल है वह जीन आइसोलेशन में। जीन को हम लोग कैसे आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग द डिजायर्ड जीन। जो हमें डिजायर्ड जीन है उसका क्या आइडेंटिफाई करेंगे या तो आइसोलेट करेंगे सबसे पहला। दूसरा क्या वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, चूजिंग ए सुटेबल वेक्टर, जैसे कि प्लाज्मिड ले सकते हैं तो वायरस ले सकते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो जीन ट्रांसफर क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द आइसोलेटेड जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। जो भी हम लोग इंट्रोड्यूसिंग द आइसोलेटेड जीन, जो भी
आइसोलेटेड जीन हमारी है उसको हम टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करवा देते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें इंटीग्रेशन भी पढ़ना है। द ट्रांसफर्ड जीन इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। अब देखो जो ट्रांसफर्ड जीन होता है उसको हम होस्ट जीनोम में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन क्या आता है, द ट्रांसफर्ड जीन इज एक्सप्रेस कॉन्फेरिंग ए न्यू ट्रेट्स। अब वही जो ट्रांसफर जीन हुआ है मतलब वो एक्सप्रेस हो जाएगा एक नए ट्रेट्स में, एक नई क्वालिटी लेके चला आता है। तो वही हमारा होता है क्या, एक ट्रांसजेनिक्स की प्रोसेस, ठीक है, नए ट्रेट्स का फॉर्मेशन होना है। अब अगर देखा जाए तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबसे पहले हम पढ़ लें, तब हम मेथड आपको बताते हैं। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये नोट्स में मैं नहीं मेंशन किया हूं, तो यहाँ से आप अपने नोटबुक में आप मेंशन कर सकते हो। इसका एडवांटेज है इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस इन क्रॉप। अब देखो क्या है, क्रॉप में इस समय क्या है, बहुत से डिजीज हो जाते हैं ना, तो उनको सुधारने के लिए पहला हो गया इम्प्रूव द फूड कन्वर्जन रेट, फूड कन्वर्जन रेट को सुधारने के लिए। और तीसरा है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, हमारे फूड में बहुत से न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं उनको केयर करने में यह हेल्प करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लो सर्वाइवल रेट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। अब देखो जो सर्वाइवल रेट है ट्रांसजेनिक एनिमल का वो घट रहा धीरे धीरे। ब्रीडिंग प्रॉब्लम, अलग अलग कह सकते हो तो स्पेशल, मतलब ये अलग अलग स्पीसीज पैदा हो रहे हैं इस समय, ब्रीडिंग प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है। इंसर्टेड जीन हैज मल्टीपल फंक्शन। अब देखो जो हम लोग जीन इंसर्ट कर रहे हैं उनके मल्टीपल फंक्शन भी तो हो सकते हैं, तो ये है इनके डिसएडवांटेज। अब हम मेथड की बात करें, फिर पुराने पे आते हैं। मेथड की बात अगर करें तो सम कॉमन मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, जैसे कि आप कैसे मतलब ट्रांसजेनिक करोगे, ठीक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर आप करोगे। सबसे पहले तो माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल्स और एम्ब्रियो, जो कि डीएनए का एक इंजेक्शन आता है, तो वो क्या है, डीएनए इंजेक्शन आप उस ऑर्गेनिज्म के सेल या एम्ब्रियो में डायरेक्ट आप इंसर्ट कर दोगे, पहला हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेज टू क्रिएट टेम्पोररी होल्स इन सेल मेम्ब्रेन फॉर डीएनए अपटेक। अब देखो क्या है, आप वहां इलेक्ट्रिक पल्सेज यूज करोगे, टेम्पोररी होल्स वहां पे उसके सेल मेम्ब्रेन में बना दोगे और उसी होल्स में क्या है आप डीएनए को लगा दोगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन। वायरल वेक्टर क्या होता है, यूजिंग वायरसेज टू डिलीवर जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल। अब हम वहां पे वायरस का यूज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करने में, किसमें, सेल में। अब जीन एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं, यूटिलाइजिंग CRISPR-Cas9, ठीक है, एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग, ठीक है। जीनोम एडिटिंग के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्प करती हैं हमारे जीनोम एडिटिंग टूल्स के लिए। अब देखो बायोलिस्टिक्स क्या होती है, यूजिंग हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स टू डिलीवर डीएनए इनटू सेल। अब देखो हाई वेलोसिटी पार्टिकल का भी यूज हम कर सकते हैं डीएनए को डिलीवर करने में, मतलब सेल में डीएनए को डिलीवर करने के लिए। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक्स का क्या होता है, जैसे कि जीन फंक्शन स्टडीज में अंडरस्टैंडिंग जीन रोल एंड रेगुलेशन। अगर किसी भी जीन का हमें रूल रेगुलेशन समझना है तब हम क्या है ट्रांसजेनिक्स का सहारा ले सकते हैं। डिजीज मॉडलिंग क्या है, क्रिएटिंग सेलुलर और एनिमल मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज। अब उसके बाद थर्ड हमारा जो है जीन थेरेपी डेवलपमेंट, ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। सेलुलर पैथवे एनालिसिस क्या है, स्टडीइंग सिग्नलिंग पैथवे एंड जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जीनोमिक एनालिसिस क्या होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो जीनोमिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टडीइंग एन ऑर्गेनिज्म जीनोम टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर। अब देखो जो भी मतलब जीनोम है उस ऑर्गेनिज्म के, उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इवोल्यूशन की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं जीनोमिक एनालिसिस। एनालिसिस में सभी को पता होगा कि उस पर क्या है, उसकी टेस्टिंग करना। तो डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ऑर्गेनिज्म डीएनए। अब देखो उस मतलब डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ऑर्गेनिज्म डीएनए, उस मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है उनका जो न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है उसको भी हम लोग जब डिटरमाइन करते हैं तो उन्हें हम जीनोमिक एनालिसिस में ही पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग जीन्स एंड देयर फंक्शन, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके फंक्शन को भी आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे जीनोमिक एनालिसिस में। आइडेंटिफाइंग जेनेटिक्स वेरिएशन एसोसिएटेड विद ट्रेट्स और डिजीज। अब देखो क्या है, जेनेटिक्स वेरिएशन को भी जब हम आइडेंटिफाई करते हैं और मतलब साथ साथ में ट्रेट्स और डिजीज को भी जब आइडेंटिफाई करते हैं तो यह भी हम पढ़ेंगे जीनोमिक एनालिसिस में ही। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि जीनोमिक एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ एप्लीकेशन भी तो होगा। अब देखो क्या एप्लीकेशन, टेलरिंग ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन द जेनेटिक प्रोफाइल। अब देखो जो टेलरिंग ट्रीटमेंट होता है वह उसके जेनेटिक प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अब जेनेटिक प्रोफाइल मीन्स आ जाएगा जैसे डीएनए उसका कैसा है, आरएनए कैसा है, न्यूक्लियस, ये सब जेनेटिक प्रोफाइल में आ जाएंगे। आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, अब जेनेटिक डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई में इसका यूज होता है।
ट्यूमर जेनेटिक्स को मतलब हेल्प मतलब उसको आइडेंटिफाई करने में ये इसका एप्लीकेशन होता है। ट्रैकिंग पैथोजन और पैथोजन को ट्रैक करने में भी यूज होता है ये। अब हम बात करें आगे तो सेल साइकिल एंड एनालिसिस है, या आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, आप लोग सिलेबस से मिला के ही पढ़िएगा सेल साइकिल एंड एनालिसिस। तो सेल साइकिल क्या होता है, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल ही क्या होता है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। इट इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक विच व्हेन कंबाइंड विद सिमिलर सेल फॉर्म ए टिश्यू एंड ऑर्गन। अब देखो क्या है सेल, तो सभी को पता होगा कि सेल जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का, जो कि अलग अलग तरह के वर्क हमारे बॉडी में करवाता है। अब देखो जब एक मतलब सेल, जब कई ढेर सारे एक स्पेसिफिक सेल आपस में जुड़ते हैं तब जाके हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जब टिश्यू जुड़ते हैं तो हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और उस सेल में अलग अलग जैसे वो ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इस पे कम से कम एक एक पॉइंट पे 3-3 लाइन आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जाइएगा हमारे चैनल में, तो वहां पे आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी की प्लेलिस्ट मिलेगी, और एचएपी में से आप वहां पे सेल डिवीजन वाली वीडियो को मतलब उठाइएगा, या तो सेल की वीडियो उठाइएगा, वहां पे आपको ये पूरा सेल के बारे में डीप स्टडी आपको मिल जाएगी। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस, सारी चीजें नोट्स के साथ आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेल साइकिल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सेल साइकिल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको सेल साइकिल एक इमेज के हेल्प से बता दूं, तो ये कुछ सेल साइकिल का ये होता है। मैं एक जनरल सिंपल सा फिगर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है बट बिल्कुल जनरल फिगर मैं आपको दिखाया हूं। तो यहाँ देखो हमारा सेल ग्रोथ स्टार्टअप होता है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर प्रिपरेशन मिटोसिस, देखो मिटोसिस के लिए प्रिपरेशन यहाँ से होता है, उसके बाद सेल डिवीजन हो जाता है, फिर वही प्रोसेस स्टार्टअप मतलब चलती रहती है। तो ये हमारे क्या है, कुछ सेल साइकिल थी। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे सेल साइकिल होती क्या है। सेल साइकिल रेफर्स टू द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ए सेल रिजल्टिंग इन द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। अब देखो अगर देखा जाए सेल साइकिल यही होती है कि एक नया सेल कहाँ से बन रहा है और कब वो डेथ हो रहा है, तो इसके बीच की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके बाद वाली जो हमारी टॉपिक आती है तो इसमें की फेजेज आ जाते हैं। ठीक, तो की फेजेज में हमें ये देखना है कि ये सेल साइकिल, जैसे सेल साइकिल में आप अभी G1 G2 ये सब फेज होते हैं ना, तो यहाँ पे एम फेज भी होते हैं, तो ये सब फेज अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंटरफेजेज की, तो इंटरफेजेज, दिस फेजेज इंक्लूड्स G1 S एंड G2। अब इस फेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, G1 फेज और S फेज और G2 फेज इंक्लूड होते हैं। वेयर द सेल्स ग्रो रेप्लिकेट्स डीएनए, इसमें क्या होता है, सेल्स ग्रो होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डिवीजन के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी होती है। अब G1 फेज की बात करें, द सेल्स ग्रो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड प्रिपेयर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम इस फेज की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स रिजल्टिंग इन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन वहां पे होता है, मतलब यहाँ पे ये भी आपको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी आपको दिखेंगे इसी फेज में। अब G2 फेज में हमारा क्या होता है, द सेल कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर मिटोसिस। सेल एकदम कंटिन्यू ग्रो करता रहता है और मिटोसिस के लिए तैयार हो जाता है। एम फेज की बात करें तो मिटोसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन इसमें होता है। न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन मिटोसिस में हमारा मतलब एम फेज में स्टार्ट हो जाता है, रिजल्टिंग टू डाटर सेल। और वहीं से आपको क्या है, 2 डाटर सेल मिल जाएगा। ठीक है, 1 से 2 डाटर सेल आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि सेल साइकिल एनालिसिस। सेल साइकिल एनालिसिस मतलब सेल साइकिल अगर समझ में आया होगा तो आप उसी का एनालिसिस करो, कहीं कोई फेज छोटा तो नहीं। ठीक है, इसी हम बोलते हैं सेल साइकिल एनालिसिस। और जो सेल साइकिल चली है वो पूरा बेहतर तरीके से हुई है कि नहीं, कहीं उसमें कमी तो नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं अपने सेल साइकिल एनालिसिस में। अब देखो सेल साइकिल एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल में अलग अलग स्टेज होते हैं, जब उन पे हम स्टडी करते हैं उनमें कोई कमी को पता करते हैं, जैसे उनमें अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, तो रेगुलेशन नहीं हुआ, ये सब जब हम समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेल साइकिल एनालिसिस। अब देखो टेक्निक क्या है सेल साइकिल एनालिसिस की। सबसे पहले क्या है, फ्लो साइटोमेट्री के हेल्प से आप पता कर सकते हो एनालाइजिंग डीएनए कंटेंट एंड सेल साइकिल फेजेज। अब इसमें हम लोग क्या है, डीएनए के कंटेंट को एनालाइज कर सकते हैं और सेल साइकिल के फेज को भी एनालाइज कर सकते हैं फ्लो साइटोमेट्री में। अब माइक्रोस्कोपी में हम विजुअलाइजिंग सेल मॉर्फोलॉजी एंड डिवीजन, अब उसके सेल के मॉर्फोलॉजी को और डिवीजन को हम लोग विजुअलाइज मतलब देख सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमी दिख रही है तो वह वहीं पे फेल हो जाता है।
ये सब कुछ है टेक्निक हमारी, ठीक है। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है? स्टडीइंग प्रोटीन एक्सप्रेशन रिलेटेड टू सेल साइकिल रेगुलेशन। अब इसमें हम प्रोटीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं अपने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। अब ओवरऑल देखा जाए तो सेल साइकिल एनालिसिस हेल्प्स रिसर्चर अंडरस्टैंड सेलुलर प्रोसेस एंड डेवलप न्यू थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी। ये जो रिसर्चर हमारे होते हैं उनको मतलब समझने के लिए जैसे सेलुलर प्रोसेस क्या होती है और नया थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी कैसे ग्रो किया जाए, तो सेल साइकिल वहीं उन्हीं को कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है। इसीलिए हम भी क्या है, सेल साइकिल पढ़ ले रहे हैं। अब इसके बाद जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट हेडिंग दिख रही होगी मिटोसिस एंड मियोसिस की है। तो अब मिटोसिस और मियोसिस के मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मिटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेम के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि मिटोसिस और मियोसिस क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मिटोसिस। अब बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो एक सेल से दो सेल बनता है तो उन्हें हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में मिटोसिस। तो आपको ऊपर दिख भी रहा होगा कि एक मदर सेल से जब हम दो डॉटर सेल्स बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मिटोसिस। मिटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। जब एक सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो उन्हें हम बोलते हैं मिटोसिस। अब इसको आप एम फेज या मिटोटिक फेज भी बोल सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि एम फेज या मिटोटिक फेज किसे बोलते हैं तो आप मिटोसिस को ही लिख के आइएगा। इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स इज सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल। आप देखो डॉटर सेल और पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं दोनों को सेम रहेंगे। आप देखो जैसे यहाँ पे 2n है तो एक n इधर आ जाएगा और एक n इधर आएगा, जब दोनों में बंटवारा होगा तो एक n दोनों लेंगे, इसीलिए क्या है दोनों में सेम सेम रखा गया है। इट अकर्स इनटू टू पार्ट्स। अब देखा जाए तो ये दो टू पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि ये कैरियोकाइनेसिस होता है, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। और जो हमारा सेकंड होता है वो हमारा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सेकंड वाला होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक को डीप में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। इसमें क्या आपका न्यूक्लियस डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवीजन में क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच द सेल न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। इसमें जब कोई एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में तो हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे आपको एक सेल दिख रहा होगा, जब ये डिवाइड हुआ तो दो क्या है अलग अलग न्यूक्लियस में एक ही सेल डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब इसी में आपका था प्रोफेज। प्रोफेज हम किसे बोलते हैं? दिस फेज बिगिंस विथ इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल लाइक एज क्रोमैटिन। अब देखो जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है हमारे सेल में जैसे क्रोमैटिन, जब उसी का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोफेज। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइटोप्लाज्म उसके अंदर न्यूक्लियस है, जब यही साइटोप्लाज्म में डिसअपीयर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोफेज की कंडीशन। अब मेटाफेज की हम बात करें, दिस फेज बिगिंस विथ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब उसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप हो रहा है जब उसका क्या है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं मेटाफेज। अब देखो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीटेड एंड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर होल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोसोम। अब देखो वहां पे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन जो था वो कंप्लीट हुआ और वहां पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर होल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की हेल्प से टू क्रोमैटिड्स आर होल्ड टुगेदर। दो क्रोमैटिड्स मतलब टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ये एक दूसरे से आपस में पूरा पकड़ लोगे, ठीक है, सेंट्रोसोम की हेल्प से। अब एनाफेज की हम बात करें तो बिगिंस विथ स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम। यहाँ पे जो एक एक क्रोमोसोम थे वो आपस में एक दूसरे को स्प्लिट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब उसके बाद क्या है क्रोमैटिड का अलगाव होगा वहां पे और दोनों क्या करेंगे अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो टेलोफेज में क्या होगा, लास्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस एंड इन दिस क्रोमोसोम्स लूज इन डिवाइडेंटली, ठीक है, मतलब डीकंडेंसेशन आप इसे बोल सकते हो। एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज कलेक्टेड एज मास एट टू पोल्स। अब देखो जब दोनों पोल्स में किसी एक मास मतलब कह सकते हो तो ग्राम वगैरह में ये दो पोल्स जाके कलेक्ट हो जाएंगे तो उन्हें हम बोलते हैं लास्ट फेज मतलब टेलोफेज। अब हम बात करें कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स हमारा ये होता है कि दोनों से अलग प्रोसेस होगी। इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल। अब देखो क्या है इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें दो अलग अलग ना ये वाली बाउंड्री हट करके ये दो अलग डॉटर सेल में ही जब डिवाइड हो जाते हैं तो उन्हें हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब जो हमारे उसमें सेकंड था वो है मियोसिस। अब मियोसिस में हम देखते हैं कि एक सेल से चार सेल बनता है। मियोसिस में पहली प्रोसेस तो यही है कि हमारा एक सेल से सीधा चार सेल बनेगा। A process of reduction division in which the number of chromosomes per cell is cut in half through the separation of homologous chromosome in diploid cell।
अब देखो वही बताया ना कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे तो रिडक्शन जाहिर सी बात होगा कि अगर एक सेल है तो कट कट करके छोटे हो जाएंगे, तो इसीलिए एक सेल से जब 4 सेल बनेंगे तो एक सेल में रिडक्शन होगा। अब देखो डायप्लॉइड सेल क्या होगा कि 2 सेट, जिसमें क्या है क्रोमोसोम के 2 सेट रहे उन्हें हम डिप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड मतलब एक सेट रहे तो उन्हें हम हिप्लॉइड बोलते हैं। अब देखो यह भी 2 स्टेज में होता है, जैसे पहला इसमें मियोसिस फर्स्ट, सेकंड दूसरा स्टेज क्या है मियोसिस सेकंड। तो पहला फेज जो होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, और सेकंड में क्या है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। अब हम एक एक को डीप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो उसमें क्या है इट इज डिवाइड इनटू 4 फेज, यह भी 4 फेज में डिवाइड हुआ है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो प्रोफेज क्या होता है, इट इज लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, यह पहली बार थोड़ा सा लंबा होता है और जितना लंबा होता है उतना जटिल भी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब मेटाफेज फर्स्ट क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सीन अटैचिंग टू द पेल। अब वो क्या करेंगे, पेल तक जाके धीरे धीरे क्या है अटैच होने लगेंगे। उसके बाद जो एनाफेज फर्स्ट है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो जो मतलब पेयर थे क्रोमोसोम के वो धीरे धीरे अलग होने लगेंगे। टेलोफेज फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस थे वो फिर से अपीयर मतलब फिर से आपको दिखाई देने लगेंगे वहां पे, ठीक है। आप देखो मियोसिस सेकंड में जो आते थे इट इज सिमिलर एज ए नॉर्मल मिटोसिस, जैसे कि हम लोग नॉर्मल मिटोसिस पढ़े थे ना, वैसे ये सेम होता है। यह भी क्या है 4 स्टेज में होता है। प्रोफेज सेकंड तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा और न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस हो जाएगा वहां पे। और मेटाफेज सेकंड जो है वो इक्वेटोरियल अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के इक्वेटोरियल अलाइनमेंट पे आपको दिखने लगेगा। और एनाफेज सेकंड में क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। अब देखो जो क्रोमैटिन रहेंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग पोल पे वो भागने लगेंगे। अब टेलीफेज सेकंड की बात करें हम, तो क्रोमोसोम तो लूज इंडिविजुअली एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज कलेक्टेड एज मास ऑफ 2 पोल। तो वही जो हमारा था वो नॉर्मल मिटोसिस में जैसे हम देखेंगे तो उसी अकॉर्डिंग है भी टेलीफेज सेकंड, मतलब क्या है दोनों पोल्स में मास आके कलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपकी आती है सेलुलर एक्टिविटीज एंड चेक पॉइंट। तो यह क्या होता है सेलुलर एक्टिविटीज एंड चेक सेलुलर एक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द सेल साइकिल और प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखा जाए इसमें तो सेल की क्या क्या एक्टिविटीज होती है या तो सेल अपने अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज शो करते हैं वही हम इन सब में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सेलुलर एक्टिविटीज का, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, सेल साइकिल और प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये जो है मूवमेंट विथ इन सेल और अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब देख आप सभी को पता होगा कि अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर कोई भी चीज कैसे एंट्री कर रही है कैसे बाहर जा रही है, यही सब होता है मूवमेंट सेल के अंदर, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा। और सेल साइकिल क्या है, एक्टिविटीज ऑफ सेल फ्रॉम फॉर्मेशन टू डेथ। देखो क्या है सेल साइकिल में कोई भी सेल कहां से वह उसका फॉर्मेशन हो रहा है और डेथ तक की पूरी प्रक्रिया को सेल साइकिल हम बोल देते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, यूजिंग डीएनए एंड आरएनए टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस तो ऑलरेडी इसके पहले वाली यूनिट में सभी ने पढ़ा होगा। तो डीएनए और आरएनए की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे पहले हम कवर करेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका 2 टाइप से होता है, एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका सब पॉइंट आता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड ओस्मोसिस। अब हम एक एक को देखेंगे कि डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है एंड फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें डिफ्यूजन मतलब पैसिव डिफ्यूजन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पैसिव डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द नीड फॉर एनर्जी इनपुट। बिना किसी एनर्जी के हेल्प से कोई भी मतलब पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन तक, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन मतलब पैसिव डिफ्यूजन। अब हम बात करें सेकंड का तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट वेयर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल है तो ये इस पर सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे वो किसी प्रोटीन के हेल्प से तब जाके ये एंट्री करेंगे, मतलब कैरियर ये लेंगे, हमारे प्रोटीन को कैरियर लेंगे। अब फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस वेयर फ्लूइड एंड सॉल्यूट पास थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग पार्टिकल बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज। अब देखो क्या है, साइज और चार्ज के बेस पर, जैसे ये मान लो कोई सेल है, अब सेल के अंदर ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती हैं, तो साइज और
चार्ज और पार्टिकल के बेस पे कौन कौन से मतलब इधर से उधर मतलब कोई भी जो बड़े होंगे वो नहीं एंट्री कर पाएंगे, जो छोटे होंगे एंट्री करेंगे। और चार्ज पर भी डिपेंड करता है और साइज पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये हमारा होता है फिल्ट्रेशन। और ये अगर टोटली डिपेंड करता है हमारा तो परमिएबल मेम्ब्रेन पे। इसी का मतलब ये किसे जाने देगा बाहर और किसे अंदर करेगा, तो ये सब परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करें ओस्मोसिस का, तो ओस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें क्या है, वाटर का मूवमेंट किसी हाई एरिया कंसंट्रेशन से लेके लो एरिया कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, किसी एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस। अब हम आगे की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें था दो, फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें आपका इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम बात करें फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है। तो फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या एक तरह का ट्रांसपोर्ट मतलब वाहक का काम करेगा। वेयर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है सेल मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स की एंट्री होगी, रिक्वायरिंग एनर्जी एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखो वहां पे क्या है, एनर्जी की भी जरूरत होगी। ये हमारा फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इंडोसाइटोसिस, यहाँ पे आपका इंडोसाइटोसिस नाम इसकी बात करें तो इट इज ए सेलुलर प्रोसेस वेयर सेल्स इंटरनलाइज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय इंगल्फिंग देम विथ देयर सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो भी सेल के बाहर प्रोटीन वगैरह सब घूम रहे होते हैं तो सेल क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से उसको इनगल्फ कर। मान लो ये कोई सेल है और इधर कोई घूम रहा है, ठीक है, तो आएगा जब इसके पास तो सेकंड प्रोसेस में क्या करेगा, इसको बंद कर लेगा, ठीक है, इसको वो ऐसे अपने मेम्ब्रेन की हेल्प से इसको अंदर कर लेगा, बंद कर लेगा। तो इन्हें बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर वो जो भी प्रोटीन वगैरह सब सेल के अंदर चले जाती हैं, तो इन्हें बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज अ सेलुलर प्रोसेस वेयर सेल्स रिलीज मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या है, एक बार अंदर ले रहा था, इसमें क्या रिलीज करेगा, सेल से जो बाहर होंगे उसे क्या हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो इट इज अ सेलुलर प्रोसेस वेयर सेल्स रिलीज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स टू द आउटसाइड बाय फ्यूजिंग वेसिकल्स विद द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से भी क्या है वो बाहर करेगा, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से वो अंदर करेगा तो हम इंडोसाइटोसिस उसे बोलेंगे। अब देखो सेल साइकिल क्या होता है, तो वह इंटरफेज होगा और सेल डिवीजन मिटोसिस और साइटोकाइनेसिस। मिटोसिस में हमारा न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस में हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमारा जो फोर्थ था वो प्रोटीन सिंथेसिस था। तो प्रोटीन सिंथेसिस सभी को पता ही होगा। प्रोटीन सिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स क्रिएट प्रोटीन। इसमें क्या सेल जो हमारे प्रोटीन क्रिएट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इन्वॉल्विंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए एंड ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन। अब देखो क्या है, हमारा डीएनए से आरएनए बन रहा था, डीएनए से हमारा क्या बन रहा था, आरएनए बन रहा था, और आरएनए से हमारा बन रहा था प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस। तो डीएनए से आरएनए बन रहा था हमारा ट्रांसक्रिप्शन था, और आरएनए से प्रोटीन बना तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ओके, अब हम बात करें आगे का, तो ये हम स्टेप यहाँ सीधा सीधा लिख दिए हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और ट्रांसलेशन क्या है, एमआरएनए या आरएनए से प्रोटीन बनना राइबोसोम्स की हेल्प से, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। अब हम बात करें आगे की सेलुलर चेक पॉइंट क्या होती है। सेलुलर चेक पॉइंट भी आपको इसी वीडियो में पढ़ना है कि सेलुलर चेक पॉइंट दीज आर द सेल साइकिल कंट्रोल मैकेनिज्म इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये देखा जाए तो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है हमारे सेल साइकिल का। दीज चेक पॉइंट्स वेरीफाई वेदर द प्रोसेस एट ईच फेज ऑफ सेल साइकिल हैव बीन एक्यूरेटली कंप्लीटेड बिफोर प्रोग्रेशन इनटू द नेक्स्ट स्टेज। अब इसमें सेलुलर चेक पॉइंट में हम यही पढ़ते हैं कि जो भी आप इससे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब पढ़े हैं डिफरेंट स्टेजेस सेल साइकिल में, तो वह जो है एक फेज अच्छी तरीके से अपना काम पूरा कर लिया कि नहीं, कि बिना काम पूरा किए ही नेक्स्ट स्टेज में वह जा रहा है। इसकी जो एनालिसिस ये चेक करना ही हमारा होता है सेलुलर चेक पॉइंट। तो इसमें देखो हम बेसिकली क्या क्या चेक करते हैं, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और मेटाफेज चेक पॉइंट। इसमें 3 चेक पॉइंट इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम बात करें G1 चेक पॉइंट में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। दिस चेक पॉइंट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द G1 फेज एट बिफोर एस फेज। यह फेज से पहले और G1 फेज के बाद की यह प्रोसेस होती है G1 चेक पॉइंट। इफ सेल्स डोंट पास द G1 चेक पॉइंट, अगर सेल्स जो है G1 चेक पॉइंट से पास नहीं हुआ तो दे में लूप आउट। तो उसमें क्या लूप आउट की कंडीशन देखने को मिलेगी ऑफ सेल साइकिल एंड इनटू ए रेस्टिंग स्टेट कॉल्ड गो। अब देखो जब वह रेस्टिंग स्टेट में रहेगा तो G1 में कंडीशन ऐसा करेगा कि वो मतलब उसे बोलेगा कि आप गो मतलब मूव करो, फ्रॉम विच दे में सब्सिक्वेंटली री एंटर G1 अंडर द अप्रोप्रिएटली कंडीशन। तो उसको फिर तुरंत वह रिवर्स कर देगा कि आप फिर G1 फेज में री एंटर करो, ठीक है, अगर कुछ कमी रही होगी तो। आप देखो इसमें हम लोग सेल साइज की चेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स चेक करते हैं, ग्रोथ फैक्टर और डीएनए डैमेज, इतनी चीज हम लोग G1 चेक पॉइंट में चेक करते हैं।
अब G2 चेक पॉइंट में हम लोग क्या चेक करेंगे, द G2 चेक पॉइंट इज ए सर्वर मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स ए सेल इज रेडी टू इंटर मिटोसिस। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो हमारा सेल होता है अब मिटोसिस में एंट्री करने के लिए पूरा तैयार है, मतलब सेल डिवीजन करने के लिए पूरा तैयार है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। यहाँ पे हम लोग डीएनए डैमेज भी चेक कर लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और कोमलेथनेस भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटाफेज चेक पॉइंट की। मेटाफेज चेक पॉइंट में क्या होता है, द मेटाफेज चेक पॉइंट आल्सो नोन एज द स्पिंडल चेक पॉइंट। आप इसे क्या है, स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोल सकते हो। एंश्योर प्रॉपर क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट एंड अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग मिटोसिस। मिटोसिस के जब मिटोसिस हो रही थी तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो प्रॉपर क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर, ये प्रॉपर तरीके से दोनों लोग अटैच है कि नहीं हमारे स्पिंडल फाइबर से। तो जब हम ये सब मतलब एनालिसिस करते हैं तो ये हम पढ़ते हैं मेटाफेज चेक पॉइंट में, ठीक है। और ये सब होता है मिटोसिस के समय पर। दिस अकर एट मेटाफेज, और यह कहाँ पे होता है, मेटाफेज में ही होता है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्रोमोसोम्स अटैचमेंट टू स्पिंडल एट मेटाफेज प्लेट। अब मेटाफेज प्लेट से हमारा क्रोमोसोम अच्छी तरीके से क्रोमोसोम अटैचमेंट टू मतलब क्रोमोसोम जो होता है वह स्पिंडल से अच्छी तरीके से अटैचमेंट हुआ है कि नहीं, ये जब हम देखते हैं अपने मेटाफेज की प्लेट पर तो उसे हम बोलते हैं मेटाफेज चेक पॉइंट। तो जो आपकी यूनिट नंबर 4 थी यहीं पे वो एंड होती है। अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 5 के साथ, तो अभी 1 शॉट में आई होप कि हम कवर कर ही लेंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5 का। तो अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, वहां से ग्रुप को ज्वाइन करें और नोट्स भी वहां से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और मेन पॉइंट आप ये ना भूलिए, इसको आप ना भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।